नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का असर अब एविएशन इंडस्ट्री तक पहुंच गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में चाइनीज़ गुड्स पर 145% तक के हैवी टैरिफ लगा दिए, जिसका जवाब देते हुए चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स खासकर बोइंग एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स पर 125% इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी। इस वजह से चाइना ने अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस को बोइंग के नए एयरक्राफ्ट लेने से मना कर दिया। इस अनएक्सपेक्टेड डिसीजन का सबसे बड़ा फायदा अब इंडिया के एविएशन सेक्टर को मिल रहा है, जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाशा एयर जैसे कैरियर्स तेजी से अपना फ्लीट एक्सपेंड करने में लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में बोइंग ने जिन एयरक्राफ्ट को चाइनीज़ एयरलाइंस के लिए बनाया था, उनमें से कई अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट्स को व्हाइट टेल कहा जाता है, जो बन तो गए हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर एयरलाइन ने ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है। सितंबर 2023 के बाद से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऐसे 50 में से 41 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट्स ले लिए हैं, जो पहले चाइना के लिए थे। ये सप्लाई चेन का ट्विस्ट इंडियन कैरियर्स के लिए एक गोल्डन चांस बन गया है, लेकिन जून 2025 के बाद ये व्हाइट टेल एयरक्राफ्ट भी खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद इंडियन एयरलाइंस को नए बोइंग ऑर्डर्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया अब दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है और पैसेंजर ग्रोथ रेट हर साल लगभग 7% तक रहने का एस्टिमेट है। बोइंग के कमर्शियल मार्केट आउटलुक 2022 के हिसाब से ये ग्रोथ 2041 तक कंटिन्यू कर सकती है। एयर इंडिया ग्रुप, जो टाटा के अंडर काम कर रहा है, उसने पिछले 2 सालों में बोइंग और एयरबस दोनों से मिलाकर 570 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। आकाशा एयर भी अपना बोइंग 737 मैक्स फ्लीट अग्रेसिवली बढ़ा रहा है ताकि वो मार्केट लीडर इंडिगो को टक्कर दे सके। हालांकि चैलेंजेस भी हैं। बोइंग ने 2024 में 17,000 जॉब्स कट किए थे, जिसका असर अब प्रोडक्शन स्पीड पर पड़ रहा है। अगर एयरक्राफ्ट डिलीवरी में डिले होता है तो आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे एयरलाइंस को मार्केट शेयर कम्पीट करने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही यूएस चाइना के बीच का ये ट्रेड वॉर कब और किस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी अनसर्टेन है। अभी के लिए टेम्पररी टैरिफ रिलीफ के बाद इंडियन मार्केट ने अप्रैल 2025 में गेंस तो देखे, लेकिन अगर टेंशन्स और बढ़ते हैं तो ये ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। बात यह है कि अगर इंडियन एयरलाइंस ने इस अपॉर्चुनिटी को स्मार्टली यूटिलाइज किया तो ये उनके लिए एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बोइंग की अटेंशन चाइना से हटकर अब इंडिया पर आ गई है और ये एक ऐसा मोमेंट है जहां इंडिया अपना इंटरनेशनल एविएशन प्रेजेंस सॉलिड बना सकता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 40 और राफेल फाइटर जेट्स लेने का रिक्वेस्ट किया है, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू। भारत शक्ति पोर्टल के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टेप एग्जिस्टिंग 36 राफेल जेट्स के फ्लीट को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो 2020 से 2022 के बीच इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए थे। इस नए प्रपोजल के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 76 राफेल जेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स की पहले की 126 राफेल्स की डिमांड से काफ़ी कम है और एमआरएफए टेंडर के फ्यूचर को लेकर भी डाउट क्रिएट करता है। इस बीच इंडियन एयरफोर्स 97 और तेजस MK-1A जेट्स लेने की प्लानिंग में है और तेजस MK-2 के 200 यूनिट्स तक जाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो एमआरएफए टेंडर और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर जेट फ्लीट के प्लान्स पे अभी क्लैरिटी नहीं है। ये मूव एमआरएफए टेंडर के रिलेवेंस पे भी सवाल उठाता है, जिसका एम 110 एमआरएफए जेट्स लेना था। 2018 में इस टेंडर के लिए RFI आई थी, लेकिन तब से ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। डसॉल्ट के अलावा बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और यूरोफाइटर टाइफून भी इस रेस में थे। द प्रिंट की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 110 राफेल F4 जेट्स के लिए भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकती है, जिसका प्रोडक्शन नागपुर में DRAL करेगा, जहां डसॉल्ट फुल कंट्रोल लेने की प्लानिंग में है। अगर 40 राफेल जेट्स का ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के पास 4 राफेल स्क्वाड्रन हो जाएंगे, लेकिन ये अभी भी 7 स्क्वाड्रन के टारगेट से कम है। तेजस प्रोग्राम के एक्टिव होने के बाद एमआरएफए टेंडर की अर्जेंसी भी कम हो सकती है। मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राफेल और तेजस पे फोकस रखना फायदेमंद होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी डाइवर्स फ्लीट हैंडल कर रहा है, जिसमें SU-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 65% रशियन ओरिजिन के हैं। फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स का गोल है कि 40% इंडियन और 30% वेस्टर्न और 30% रशियन ओरिजिन का मिक्स मेंटेन करें, ताकि रशिया पे डिपेंडेंसी कम हो सके, स्पेशली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद के सिनारियोज में। तो क्या कहोगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इटालियन ओरिजिन का ब्लैक शार्क टॉर्पीडो एक बार फिर इंडियन नेवी के हैवीवेट टॉर्पीडो कॉन्ट्रैक्ट में लीडिंग कंटेंडर बन के उभरा है।
जो कि एक सरप्राइजिंग टर्न अराउंड है, स्पेशली उन कंट्रोवर्सीज के बाद जो 2008 से 2013 के बीच में इसे लेके हुई थी। लियोनार्डो कंपनी द्वारा बनाया गया ये सबमरीन लॉन्च्ड टॉर्पीडो आज के टाइम का एक एडवांस नेवल वेपन है। ये टॉर्पीडो A184 टॉर्पीडो का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें नए एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, जैसे कि ECCM, फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस सिस्टम और हाई एंड सोनार टेक्नोलॉजी। ब्लैक शार्क टॉर्पीडो अंडर वाटर और सरफेस टारगेट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मैक्सिमम स्पीड लगभग 93 किलोमीटर पर आवर है और इफेक्टिव रेंज 50 किलोमीटर तक जाता है। इसमें एल्यूमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी यूज होती है, जो कॉन्ट्रा रोटेटिंग ब्रशलेस मोटर के साथ काम करती है, जो इसे ज़्यादा डेप्थ पे भी हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग इंड्योरेंस कैपेबिलिटी देती है, बिना किसी एग्जॉस्ट इशू के। ये टॉर्पीडो एक पावरफुल 350 kg हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड के साथ आता है और नेवल वॉरफेयर के लिए ये टॉर्पीडो एक डेडली वेपन बन जाता है। लेकिन जहां तक इसकी हिस्ट्री की बात है, ब्लैक शार्क पे पहले भी इरेगुलेशन के एलिगेशन लग चुके हैं, जिसकी वजह से इंडियन नेवी का पहला प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था और CBI इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। अब नए डेवलपमेंट्स ने इसके प्रोस्पेक्ट फिर से जिंदा कर दिए। जर्मनी की थाइसन ग्रुप ने कलवरी क्लास सबमरीन के लिए टॉर्पीडो सप्लाई कंपटीशन में अपना नाम वापस ले लिया है और अब सिर्फ फ्रांस की नेवल ग्रुप इस कंपटीशन में ब्लैक शार्क का राइवल है। इटालियन ऑप्शन रिपोर्टेडली ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसके वजह से इसके चांसेस और भी स्ट्रांग हो गए हैं इंडिया के 48 नए टॉर्पीडो के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ब्लैक शार्क का कमबैक बताता है कि ये सिस्टम आज के नेवल डिफेंस एनवायरमेंट्स में कितना स्ट्रेटेजिक और रिलेवेंट है। इसका डिजाइन इतना एडवांस है कि ये आने वाले 30 सालों तक वायबल रहेगा। जो कंट्रीज अपने सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं, उनके लिए ये एक ट्रस्टेड ऑप्शन बन सकता है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।